बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट का 8-5 का फैसला इस वक्त निज़ाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस फैसले को किसी भी तरह से रिवर्स करवाया जा सके और अब उस मंसूबे पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि रिव्यू 13 जजेस ने ही सुनना है तो वो 8 जजेस इस वक्त निशाने पर हैं जिन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन अब ये टास्क इन जजेस को मैनेज करने का एक इदारे से लेकर दूसरे इदारे को दिए जाने के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम है। वो क्लेम क्या है, वो दावा क्या है, और 3 जजेस इन 8 जजेस में से क्या काजी फाइज ईसा साहब के साइड पर जाने वाले हैं। ये एक खबर ऐसी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कान खड़े कर दिए होंगे कि अब हम इसमें करें तो क्या करें। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 3 जजेस की कमेटी, जिस पर बहुत लुड़ियां डाली जाती थी कि बदियाल साहब की ताकत हमने कन्फाइन कर दी, अब उस कमेटी के खिलाफ भी इकदामात उठाए जाएंगे और हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है कि या तो इस कमेटी की हम हैयत को चेंज कर दें या फिर इस कमेटी को ही खत्म कर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसे वापस रिवर्स, उस पर भी मैं बात करता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के टास्क के हवाले से है। इसके साथ ही साथ आज बरोज इतवार बाजी पलटी है और द टाइम्स में, बरतानवी जरीदे में, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आया है। इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें हो रही हैं उससे पहले डिस्कस हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किधर को जाकर रुकता है। लेकिन चीजें आपको मैं बता दूं कि इस वक्त दोनों साइड से ही अपना बिल्कुल आप कह लें कि पूरा ये मैच जो है फंसा हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाजी किस तरह से पलटी है और किस तरह से चीजें जो हैं वो पीटीआई के हक में अब तब्दील होना शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तमाम तर जो अपनी खवातीन की नशिस्तें हैं वो उन लोगों को प्रायोरिटी पर देने का फैसला किया है जो विक्टिम्स रही हैं, वो खवातीन जिन्होंने फस्तायत को बर्दाश्त किया या फिर जो पाबंदे सलासल हैं, चाहे सनम जावेद हो, तैयबा राजा हो, इवन खदीजा शाह के वाले से ये इतलात है कि वो अपनी यूएस सिटीजनशिप भी इमरान खान साहब के हुक्म पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही साथ फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये खवातीन भी आएंगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेहाना इम्तियाज डार, ये क्लियर मैसेज है, ये सिस्टम को एक मैसेज है। वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो बात की कि पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफा और केपी असेंबली डिसॉल्व के लिए तैयार है, तो वहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बैरिस्टर गौर ने तो कल ही तरदीद कर दी थी और इसकी वजह से मुझे यह लग रहा था कि फड्डा कोई पड़ जाना है। लेकिन अब पीटीआई रहनुमा असद कैसर का जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं हुई। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। पीटीआई और जेयूआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौकफ रखती है। असद कैसर साहब ने यह बात एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दी। तो चले ठीक है कि चीजें क्लियर करना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज्वाइंट या फिर एक यूनानिमस तरीके से आपने अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है और आपसी छोटे मोटे इख्तलाफात, डिसएग्रीमेंट्स तो फिर बेमानी हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए कॉल कर ली। कम्युनिकेशन गैप काम खराब कर देता है। अब जरा आ जाती हैं हमारी 2 बड़ी खबरों के ऊपर, क्योंकि आज बरोज इतवार यही 2 बड़ी खबरें अभी तक की हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यकीन माने ये 2 खबरें जो हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ तब्दील कर देंगी, बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही इन खबरों पर मुनहसर है। पहले तो द टाइम्स को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इसकी हेडलाइन है इमरान खान जेल इंटरव्यू, आई एम लॉक्ड इन अ डेथ सेल फॉर टेररिस्ट। यानी खान साहब ने अपने जेल से इंटरव्यू में कहा है कि मैं उस डेथ सेल के अंदर हूं जो दहशत गर्दों के लिए होता है।
और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो एग्जैक्ट बात कही है, मैं आपको सुना देता हूं, जो इंटरनेशनल मीडिया पर अब बाज़ाब्ता तौर पर गर्दिश कर रही है और आलमी मीडिया की जीनत बन गई है। आई एम कन्फाइंड इन अ 7 फीट बाय 8 फीट डेथ सेल। मुझे एक 7/8 के डेथ सेल में रखा गया है, टिपिकली रिजर्व फॉर टेररिस्ट्स टू एंश्योर दे हैव नो कॉन्टैक्ट विद एनीवन। यानी कि नॉर्मली ये दहशतगर्दों के लिए होता है ताकि उनका किसी से राब्ता ना हो सके। इट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विद बेयरली एनी स्पेस टू मूव। ये कैद तन्हाई है और इसमें नकलो हरकत करने की कोई जगह नहीं है। आई एम अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस बाय द एजेंसीज। एजेंसियां मुझे लगातार मॉनिटर कर रही हैं। बीइंग रिकॉर्डेड 24/7, यानी 24 घंटे दिन के और हफ्ते के 7 दिन मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड आई एम बीइंग डिनाइड बेसिक प्रिजनर एंड ह्यूमन राइट्स सच एज विजिटेशन, यानी लोगों को मुझे विजिट करने की भी इजाजत नहीं है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो भी लिखी गई हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये भी लिखा कि द फॉर्मर क्रिकेटर स्टार, ये अखबार लिख रहा है, हु इज 71 हैज बीन इन अ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, कन्विक्टेड ऑन 3 चार्जेस। और इसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन फॉर एलिजिडली सेलिंग स्टेट गिफ्ट, ट्रीजन फॉर लीकिंग स्टेट डॉक्यूमेंट्स एंड इलीगल एंड अन इस्लामिक मैरिज। यानी ये फिर जरीदे ने लिखा कि ये खान साहब पर इल्जामात हैं और ये भी बताया कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी पाबंदे सलासल है। इसमें यह भी बताया गया है कि जेल में इमरान खान को पेंसिल और पेपर जो है वो भी अलाउड नहीं है। तो ये इंटरव्यू इमरान खान के लॉयर के जरिए कंडक्ट किया गया है। यानी बेसिक राइट होता है ना कागज पेंसिल, ये अखबार ने कंफर्म कर दिया कि भाई वो राइट खान के पास नहीं है। अब इस जरीदे ने साथ ये भी लिखा कि इसी महीने यूएन के वर्किंग ग्रुप ने, जो कि ह्यूमन राइट्स पर है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो करार भी दिया। रिकॉर्ड के लिए ये जरीदा मेंशन कर रहा है कि जिस शख्स को हमने इंटरव्यू किया वो क्या है। अब यहां पर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी कही हैं और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर कहा कि द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड द वोटर टर्नआउट वर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस अंडर अ मार्शल लॉ एनवायरनमेंट। यानी एक मार्शल लॉ के माहौल के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और जिस तरह से लोग वोट करने आए हैं, ये खामोश इनकलाब से कम नहीं है। पीपल वोटेड फॉर मी बिकॉज दे आर फेड अप विद द करंट सिस्टम एंड हाउ पाकिस्तान इज बीइंग रन। लोगों ने मेरे लिए इसलिए वोट किया कि तमाम तर चीजें जो हो रही हैं उनसे वो तंग आ चुके हैं और वो मुल्क को ऐसे नहीं चलने देना चाहते। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये इन्होंने लिखा कि इमरान खान को हुकूमत नहीं बनाने दी गई और बाकी पार्टीज की एक अलायंस बनवा दी गई जिन्हें पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने बैक किया। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई है पिछले हफ्ते, लेकिन उसने इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब बड़ी पार्टी बना दी है। और अब इन्होंने साथ ये भी लिखा कि लास्ट मंडे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने कहा कि गवर्नमेंट पीटीआई को परमानेंटली बैन कर देगी। यानी ये भी इन्होंने साथ मेंशन किया कि ये आपके मुल्क के अंदर चल रहा है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या कहा जी? इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कहा कि दीज गेम्स आर बीइंग प्लेड टू ब्रेक मी एंड माय पार्टी। ये खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि इमरान खान टूट जाए और उसकी पार्टी को तोड़ा जा सके। बट बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी नथिंग हैज और विल सक्सीड। यानी कुछ भी इससे पहले नहीं हुआ और ऐसा कुछ भी आइंदा भी नहीं होगा और इनके तमाम तर मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एजेंसीज पर एक चार्जशीट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और खान साहब ने यह भी बता दिया है कि वो करते क्या हैं। जेल में खान साहब ने कहा कि मैं अपना ज्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में गुजारता हूं। कैद में होने के बावजूद पूरा मुल्क उम्मीद और इस्तकामत के लिए मेरी तरफ देखता है। सबसे अहम बात यह है कि मेरी इबादत मुझे साबित कदम रखती हैं और अल्लाह मेरा ईमान मुझे यकीन दिलाता है, अल्लाह पर मेरा ईमान मुझे यकीन दिलाता है कि इंसाफ जुल्म पर गालिब आएगा। ये इमरान खान साहब ने आज हुज्जत जो है वो तमाम कर दी है और तमाम तर चीजें जो है वो आज वाजे कर दी हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी इस वक्त तारीख के किस धारे पर खड़ा है। और एक बहुत वाजे, बहुत क्लियर तरीके से खान साहब जो हैं उन्होंने आज अपनी पोजीशन बाज़ाब्ता तौर पर वाजे कर दी है। अच्छा, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर। काजी फायज ईसा साहब 13 रुकनी बेंच के अंदर उन्होंने जिस तरह से अपनी मेजॉरिटी लूज की, अब सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, उनमें भी काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अब 2 मजीद जजेस लाए गए हैं। 2 ने माजरत कर ली, 2 जिन्हें लाया गया उनमें से भी एक ने माजरत की है। उन्हें काजी साहब ने कहा मैं कन्विंस कर लूंगा, बस किसी तरीके इन्हें लगाओ। अच्छा, काजी साहब 3 साल के लिए लाना चाह रहे थे, ये 1 साल के लिए लगेंगे। अब यहां पर एक चीज यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि जी अकेला चीफ जस्टिस, एक बंदा मनोवान ये सब कुछ ना कर सके। तो काजी फायज ईसा साहब बहुत खुश हुए उस टाइम पे। अब काजी फायज ईसा साहब उसमें खुद फंस चुके हैं। वैसे मैं आपको एक सवाल, एक मजे की बात बताऊं,
चीफ जस्टिस है और बाकी 2 जज हैं। तो जब ये फैसला हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा था, तो उस वक्त एक जज साहब ने सवाल पूछा था अटॉर्नी जनरल से, तो अच्छा बाकी 2 जजेस अगर ये फैसला कर दें कि चीफ जस्टिस अगले 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए पेशावर रजिस्ट्री में बैठ के केस सुनेगा, इधर इस्लामाबाद में बैठेगा ही नहीं, तो क्या वो, यानी वो तो फिर उसके पास चीफ जस्टिस को आप कराची भेज दें, ये इख्तियार। तो लेकिन काजी साहब वाज वेरी हैप्पी विद इट। काजी साहब तो चाहते थे इसका फैसला हो किसी तरीके से। अब मैं आपको ये बता दूं कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं इस वक्त। एक तो ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई जजेस कमेटी में 3 के बजाय टॉप 5 जजेस को डाल दिया जाए, जबकि हसन अय्यूब साहब जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो अब खत्म होना ही होना है। यानी निज़ाम के अंदर आप देखें कि कितना ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, कितना ये निज़ाम अजीबो गरीब हो चुका है कि चीज़ें की जाती हैं खुल्लम खुल्ला, जब मकसद पूरा हो जाता है उससे पहले वो चीजें अच्छी होती हैं, बाद में वो बुरी हो जाती हैं। यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यही निजाम लाया क्योंकि उस वक्त इन्हें फेवर कर रहा था, और अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनके खिलाफ जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक इशू है कि कानून के मुताबिक 13 रुकनी बेंच नहीं, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, बाकी सब कुछ काजी साहब मैनेज कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खत्म हो गया जी, काजी साहब मर्जी से बेंच फिक्सिंग करेंगे, हम ख्याल बेंच बना लेंगे, वंडरफुल, बनाए, 100 बिस्मिल्लाह, नए एडहॉक जजेस भी ले आएंगे, मेजॉरिटी भी आ जाएगी। ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है ना, वो तो 13 जजों ने ही सुनना है, 8 तो पहले फैसला दे चुके हैं। अब यहां पर असतूर है, उसने एक क्लेम किया, ये बहुत बड़ा क्लेम है कि इस्लामाबाद में एक एजेंसी जो है, आपको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें सिविलियन एजेंसी भी आती है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, आईबी, फिर दीगर एजेंसीज भी हैं, मिलिट्री की अपनी भी है, फिर एक इंटर सर्विसेज भी है। तो असद तूर ने एक क्लेम किया है कि जी इस्लामाबाद की एजेंसी जो है उसे एक दिन पहले तक ये इल्म था कि एवरीथिंग इज मैनेज, लेकिन रात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें बता दिया गया कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, ये फैसला हमारे हक में नहीं आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट से किसने बताया, ये सबको अंदाजा होना चाहिए, किसने इन्फॉर्म किया होगा कि खेल हमारे हाथ से निकल गया। तो अब ये कहा गया है कि जी उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब ये केस जो है और इन जजेस को फिक्स करना और इन जजेस को टास्क बेसिकली दे दिया गया है इन 8 में से 3 जजेस को मैनेज करने का, ताकि ये फिर से 8-5 का ही फैसला हो, लेकिन 8 जज इस वक्त काजी साहब के साथ हों। तो रिव्यू के अंदर, चाहे सितंबर में होता है या जब भी होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को खत्म कर दिया जाए और काजी साहब जो है वो इस केस को फौरी फिक्स कर दें। तो ये पूरी की पूरी मखसूस नशिस्तों वाला जो पीटीआई का एक प्लान है उसे खत्म करने के लिए, इसी के दौरान इलेक्शन कमीशन भी इन जजेस के फैसले की जितनी तौहीन कर सका वो करता रहेगा, कमजोर करने के लिए ये आइन से मुतसादम ये वो। लेकिन ये असद तूर का जो क्लेम है, आई थिंक दिस इज, क्योंकि मैं साथ कोर्ट भी कर दिया कि भाई कहां से ये क्लेम आ रहा है, ये बहुत अलार्मिंग और बहुत तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट है। अगर तो इस तरह से चीजें चल रही हैं कि जजेस को मैनेज करने का टास्क दे दिया गया कि 3 जज जो हैं वो तोड़े जा सकें, बाकियों से 3-4 जज तो ऐसे हैं 8 जजेस में से जिनसे राब्ता नहीं किया जाएगा। अगर राब्ता किया गया तो ऑब्वियसली चीजें खुल भी सकती हैं। तो इजी टारगेट्स होते हैं हर जगह पर। तो अब अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए जो ये आप फरमा रहे हैं, तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज होगी और पीटीआई के लिए भी ये एक आई ओपनर है। और पीटीआई को भी अब ऑब्वियसली अपनी जो पब्लिक वाली गेम है ना, पब्लिक में निकलने वाली, वो मजबूत करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा था पीटीआई के दफ्तर के अंदर खवातीन का रश लग गया, मखसूस नशिस्तें लेने आ गए हैं, अडयाला जाते हुए रास्ते भूल जाते हैं। ये तो रहेगा, ओहदे सबको प्यारे हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त अंदर है। खान साहब कभी नहीं कहेंगे मेरे लिए मुझे जेल से निकालने के लिए सड़कों पे निकलो, खान कभी नहीं कहेगा, जितना खान को हम जानते हैं। उसने तो आज तक ये भी नहीं बताया उस पर तशद्दुद हुआ है खान पर, कीड़े उनके बालों में चले जाते थे, अटक जेल में उन्हें ज़मीन पे चटाई भी नहीं दी थी सोने के लिए, बुशरा बीवी ने बताया ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत तशवीशनाक हैं, लेकिन पार्टी को भी अब अपनी अदाओं पे कुछ गौर करना पड़ेगा और ओहदों से जो करंट लीडरशिप है उसे थोड़ा आगे निकल के इन चीज़ों का सद्देबाब करना होगा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं लगातार। क्योंकि आपको लगता है कि अगले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं कि आपकी फतह हो गई और अब अगलों ने चुप करके साइड पर बैठ जाना है। तो ये चीज़ समझ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।